अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक परिदृश्य में अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में भी महंगाई में कुछ हद तक बढ़ोतरी हुई है और रिजर्व बैंक महंगाई को नियंत्रित करने में अब तक लगभग असफल साबित हुआ है। इसके अलावा भारत में आर्थिक विकास दर लगातार कम होता जा रहा है और इसी पूरे परिदृश्य में रिजर्व बैंक ने हाल ही में अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की है, मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा की है और इस घोषणा के तहत मुख्य तौर पर रेपो रेट में कोई खास बढ़ोतरी नहीं की गई है। तो जाहिर तौर पर ये एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है और आज इस वीडियो में हम इसी पूरे विषय को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। खबर को जानने के बाद हम रिजर्व बैंक के हालिया निर्णय पर कुछ बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद इस निर्णय के कारण क्या है, यानी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में बढ़ोतरी क्यों नहीं की या फिर रेपो रेट को कम क्यों नहीं किया, इसको जानेंगे। इसके अलावा इस पूरी घटना के प्रभाव क्या हो सकता है, इस पूरे निर्णय का क्या इम्पैक्ट हो सकता है और रिजर्व बैंक की आलोचना क्यों की जा रही है इस पूरे निर्णय को लेकर। इसके अलावा एक प्रश्न पर भी बात करेंगे और साथ ही ये जो पूरा विषय है ये मुख्य तौर पर सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे भारतीय अर्थव्यवस्था और वृद्धि एवं विकास जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं रिजर्व बैंक के हालिया निर्णय को। तो रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने, जैसा हमने पहले ही बात की, कि एक बहुत ही आश्चर्यजनक कदम उठाया है और इस पूरे निर्णय के तहत मुख्य तौर पर रेपो रेट को 6.5% की दर पर बरकरार रखा गया है। अब हमने बात की कि यहाँ पर आश्चर्यजनक कदम है, ये क्यों है? तो आश्चर्यजनक कदम इसलिए है क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार जानकार इस तरह का अनुमान लगा रहे थे कि इस बार की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रिजर्व बैंक रेपो रेट में तकरीबन 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, लेकिन रिजर्व बैंक ने इस तरह का कोई भी निर्णय नहीं लिया। तो विशेषज्ञों के मत के विपरीत जाकर रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की और ये जो पूरा डिसीजन लिया, ऐसा भी नहीं है कि डिसीजन बहुत डिफरेंस से लिया गया हो। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी के तहत ये जो पूरा डिसीजन लिया गया, ये पूरा डिसीजन बहुमत से लिया गया। मौद्रिक नीति समिति में मुख्य तौर पर 6 सदस्य शामिल होते हैं और इन 6 सदस्यों में से 5 सदस्यों ने इस निर्णय के पक्ष में मतदान किया था, जबकि एक सदस्य ने इस निर्णय के विपक्ष में मतदान किया था। यानी जो निर्णय लिया गया वो निर्णय पूरी तरह से बहुमत से लिया गया। तो ये तो बहुमत की बात हुई। इसके अलावा ये जो पूरा निर्णय है, मौद्रिक नीति समिति में कोई परिवर्तन ना करने का जो निर्णय है, वो निर्णय इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि रिजर्व बैंक पिछले कुछ समय से, मई 2022 से पिछले 11 महीनों में रिजर्व बैंक ने लगातार रेपो रेट में बढ़ोतरी की है और समग्र तौर पर रेपो रेट में जो बढ़ोतरी रही है वो तकरीबन 250 आधार अंकों की रही है, यानी 250 बेसिस पॉइंट की रही है। इसका मतलब ये हुआ कि रिजर्व बैंक ने मई 2022 के बाद से जो हमारा रेपो रेट है, उस रेपो रेट में 250 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है और रिजर्व बैंक लगातार बढ़ोतरी करता जा रहा है। इस पूरी बढ़ोतरी का प्राथमिक उद्देश्य भारत में जो लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उस महंगाई को रोकना है। लेकिन इस पूरे निर्णय के बावजूद भी रिजर्व बैंक भारत में मुद्रास्फीति को यानी महंगाई को कम करने में सफल नहीं हो सका है और महंगाई लगातार 6% के स्तर पर, 6% की दर पर बनी हुई है। तो ये तो हालिया डिसीजन की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आरबीआई ने इस तरह का निर्णय लिया क्यों है, इस तरह का डिसीजन क्यों लिया गया है। तो आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि आरबीआई ने इस पूरे विषय को लेकर बहुत सारे फैक्टर्स पर ध्यान दिया और उनमें से जो 2 सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर्स रहे वो थे, पहला फैक्टर था लॉन्ग टर्म भू राजनीतिक जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बनी हुई है, उसको पहले कारण के तौर पर पेश किया गया और दूसरा कारण रहा वैश्विक वित्तीय बाजार की अस्थिरता यानी अनसर्टेनिटी। लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि भविष्य में हमें किस तरह की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा जो हमारा वित्तीय बाजार है वो लगातार अस्थिर होता जा रहा है, अनस्टेबल होता जा रहा है और रिजर्व बैंक को डर है कि अगर ये वित्तीय बाजार जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट है वो लगातार अगर इसी तरह से अनस्टेबल होता जाएगा तो इसके परिणाम स्वरूप भारत समेत दुनिया भर के तमाम देशों में जो आयात आधारित मुद्रास्फीति है, जो इंपोर्ट बेस्ड जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, उस महंगाई में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है
और इस बढ़ोतरी का प्रभाव भारत के आम लोगों पर भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दुनिया भर में लगातार जो कंजम्पशन है, वो जो खपत है वो कम होती जा रही है, क्योंकि लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा ही मौजूद नहीं है। इसके अलावा दुनिया भर में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो निवेश भी कम हो रहा है, क्योंकि जो तमाम निवेशक हैं उन्हें डर है कि भविष्य में क्या होने वाला है, और इसी वजह से तमाम जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पैसे को निवेश नहीं कर रहे हैं, वो लगातार सेविंग कर रहे हैं ताकि भविष्य की किसी भी अनिश्चितता से बचा जा सके। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव ये देखने को मिल रहा है कि जब पैसा ही अर्थव्यवस्था में नहीं आएगा, तो उस अर्थव्यवस्था को लाभ कैसे होगा, उस अर्थव्यवस्था में वृद्धि कैसे होगी। और इन्हीं तमाम चीज़ों को देखते हुए आरबीआई का मानना है कि भविष्य बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, और इसी वजह से आरबीआई भविष्य का इंतज़ार करना चाहता है ताकि एक बेहतर उपाय को विकसित किया जा सके। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय में रिज़र्व बैंक एक बहुत गंभीर स्थिति पर खड़ा था। ऐसी स्थिति जहां पर एक तरफ कुआं था और दूसरी तरफ खाई थी। उदाहरण के लिए यदि रिज़र्व बैंक रेपो रेट में बढ़ोतरी कर देता, तो इसका परिणाम ये होता कि हम कहीं न कहीं मुद्रास्फीति यानी महँगाई को तो नियंत्रित कर लेते, लेकिन इसकी वजह से भारत में विकास दर पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता। हमारा जो डेवलपमेंट रेट है, हमारा जो विकास की दर है, उसमें बहुत उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता, और वो और ज़्यादा नीचे आ जाती, जो कि पहले से ही बहुत ज़्यादा नीचे है। तो ये तो पहली बात हुई। इसके अलावा इसका दूसरा पक्ष ये है कि यदि रिज़र्व बैंक अपनी रेपो रेट को कम कर देता, तो इसकी वजह से हम विकास दर को तो ऊपर ले आते, लेकिन इसका प्रभाव ये रहता कि इसके परिणाम स्वरूप भारत में महँगाई और ज़्यादा बढ़ जाती, और महँगाई अभी भी बहुत बड़े स्तर पर मौजूद है। तो ऐसे में रिज़र्व बैंक अपनी इस निर्णय के माध्यम से एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो बात हुई कि रिज़र्व बैंक ने इस तरह का निर्णय क्यों लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और इसके प्रभाव को जानने की कोशिश करते हैं कि रिज़र्व बैंक ने ये जो हालिया डिसीजन लिया है, इस डिसीजन का इम्पैक्ट क्या होगा, इसके इसके क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसके परिणामों की बात करें तो इसके माध्यम से हमने पहले ही बात की कि रिज़र्व बैंक एक प्रकार का संतुलन स्थापित करने की कोशिश कर रहा है, और ये जो संतुलन है, संतुलन के माध्यम से रिज़र्व बैंक एक तरफ तो भारत में विकास पर जोर देने की कोशिश कर रहा है ताकि हमारा जो जीडीपी रेट है, उस जीडीपी विकास दर में कुछ हद तक बढ़ोतरी की जा सके, और इसके अलावा दूसरी तरफ रिज़र्व बैंक हमारी जो महँगाई है, जो मुद्रास्फीति है, उसको भी नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा इस पूरे निर्णय के माध्यम से भारत के बोरोवर्स को, यानी जो जिन लोगों ने भारत में बैंकों से उधार लिया है, जो उधारकर्ता हैं, उन लोगों को भी कुछ हद तक राहत ज़रूर मिल सकती है, क्योंकि रिज़र्व बैंक के इस निर्णय की वजह से भारत में जो बैंकों की ब्याज दर है, उस ब्याज दर में कोई बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलने वाला है। क्योंकि रिज़र्व बैंक जो जो निर्णय लेता है, उस निर्णय का प्रभाव हमें कमर्शियल बैंक्स पर भी देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर रिज़र्व बैंक अपने रेपो रेट में बढ़ोतरी करता है, तो जो कमर्शियल बैंक हैं, वो भी अपनी लोन की दर में बढ़ोतरी कर देते हैं। लेकिन क्योंकि रिज़र्व बैंक ने अपनी ब्याज दरों को उसी स्तर पर बरकरार रखा है, तो जो कमर्शियल बैंक हैं, वो भी अपनी ब्याज दरों को उसी स्तर पर बरकरार रखेंगे। इसके अलावा इसके माध्यम से भारत में अब उधार लेना महँगा नहीं होगा। सस्ता तो नहीं होगा, लेकिन ये महँगा भी नहीं होगा। यानी उसी स्तर पर आप जाकर उधार ले सकते हैं। इसके अलावा इस पूरे निर्णय के माध्यम से अर्थव्यवस्था को समय देना चाहता है, यानी रिज़र्व बैंक चाहता है कि वो हमारी अर्थव्यवस्था को समय दे ताकि अर्थव्यवस्था खुद ब खुद को हील कर सके। इसके अलावा रिज़र्व बैंक खुद के लिए एक विंडो भी क्रिएट करना चाहता है। विंडो कैसी? तो रिज़र्व बैंक का ये मानना है कि हो सकता है कि भविष्य में जाकर स्थितियाँ और ज़्यादा गंभीर हो जाएँ, हो सकता है भारत में महँगाई और ज़्यादा बढ़ जाए। तो ऐसी स्थिति में रिज़र्व बैंक चाहता है कि उसके पास एक विंडो मौजूद हो ताकि जो मुद्रास्फीति है उसको नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट को एक डिवाइस के तौर पर, एक उपकरण के तौर पर प्रयोग किया जा सके। ये तो कारणों की बात ही हुई, प्रभावों की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि रिज़र्व बैंक की इस पूरे विषय को लेकर आलोचना क्यों की जा रही है? इतना क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? इस क्रिटिसिज्म की बात करें तो रिज़र्व बैंक की आलोचना इस आधार पर की जा रही है कि कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इस पूरे निर्णय के माध्यम से ये स्पष्ट होता है कि रिज़र्व बैंक भारत में महँगाई के आगे अपने घुटनों को टेक चुका है और रिज़र्व बैंक पूरी तरह से हार मान चुका है। कैसे? तो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक का प्राथमिक कार्य यही होता है कि वो उस देश में मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करे, यानी कि वहाँ की जो प्राइस है, वहाँ की चीज़ों की जो कीमतें हैं, उन कीमतों में एक तरह की स्टेबिलिटी लाई जा सके।
और भारत में भी इसी तरह का काम रिजर्व बैंक को दिया गया है, आरबीआई को दिया गया है। भारत सरकार ने भारत में महंगाई की जो दर है उसको तकरीबन 4% पर निर्धारित किया है, जो कि +-2 हो सकती है, यानी अधिकतम ये 6 पर जा सकती है और न्यूनतम 2 पर आ सकती है। लेकिन 4 एक बहुत संतुलित दर है जिसको एक रिसर्च के बाद निर्धारित किया गया था। लेकिन अगर आप भारत में महंगाई से संबंधित आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत में लगातार पिछले कुछ समय से जो इन्फ्लेशन का रेट रहा है वो 6% से ज्यादा रहा है, 4% से बहुत ऊपर रहा है। इस चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो हमें पता चलता है कि नवंबर 2019 के बाद से फरवरी 2023 के बीच इन पूरे 5 वर्षों में जो महंगाई की दर रही है वो कहीं ना कहीं 4% है, 4% का जो लक्ष्य है उस लक्ष्य से बहुत ज्यादा रही है। जाहिर तौर पर जो सबसे बड़ा स्तर था वो हमें 7.79 यानी अप्रैल 2022 में देखने को मिला था। तो जाहिर तौर पर रिजर्व बैंक कहीं ना कहीं महंगाई को नियंत्रित करने में असफल साबित हुआ है और इस निर्णय से ये स्पष्ट होता है कि रिजर्व बैंक अब अपने लिए एक विंडो क्रिएट कर रहा है और रिजर्व बैंक के पास इस पूरी महंगाई को रोकने का अब कोई और उपाय नहीं बचा है। इसके अलावा भारत में लगातार विकास दर में भी बहुत ज्यादा कमी आ रही है। तो ऐसे में रिजर्व बैंक ना तो महंगाई को रोक पाया है और ना ही विकास दर को बढ़ा पाया है। तो इसे कई जानकारों द्वारा रिजर्व बैंक की विफलता के तौर पर, उसके फेलियर के तौर पर पेश किया जा रहा है। तो ये तो इस पूरे विषय की बात हुई, हमने उसकी आलोचना की बात की, निर्णय की बात की, कारणों की बात की, प्रभावों की बात की। चलिए अब अंत में चलते हैं और इस पूरे विषय से जुड़े एक सवाल की भी बात कर लेते हैं। सवाल जो है वो प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। बहुत सिंपल सा सवाल है। हमारा सवाल है कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन क्या होता है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, इन्फ्लेशन एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में कमी है। ऑप्शन बी है, एक निश्चित अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में वृद्धि। ऑप्शन सी है, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में कमी। ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इससे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाहिर तौर पर उस पूरे ग्रुप से जुड़ना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।